प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना क्राइसिस एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब सरकार और समाज सबको मिलकर के अपनी भूमिका का निर्वहन उचित रूप से करना होगा। जब तक कि कोई मेडिसिन नहीं आ जाती है बाजार में हमारे पास, तब तक हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। अपना परिवार सुरक्षित रखिए, आप सुरक्षित रहिए, और इसके साथ साथ हमारे जो गतिविधियां हैं, हम विद्यार्थी हैं तो हमारा जो मुख्य काम है पढ़ाई का, वो नहीं बाधित होना चाहिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स डिले हो जाए, हो सकता है टाइम पर हो जाए, लेकिन अगर हम यह मानकर बैठे रहेंगे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और एग्ज़ाम्स अगर आपके सेट हो गए, शेड्यूल आ गया उसका, और आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर उसमें असफलता सुनिश्चित है। इसलिए रोज़ अपना काम करते रहें। कोरोना से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है उनका अनुपालन करें। अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। बाहर अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकलें। इन सब बातों और शुभकामनाओं के साथ मैं जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं ऑनर्स के पॉलिटिकल साइंस के, टीडीसी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो छात्र हैं उनको ध्यान में रख करके आज यह लेक्चर आप सबके बीच साझा करने जा रहा हूं, अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। लेक्चर देने जा रहा हूं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि क्लासरूम जो टीचिंग होती है उसका कोई विकल्प नहीं है। हम कुछ बोलते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको अगर डाउट होता है तुरंत क्लास में क्लियर होता है। अभी ऐसे में क्या है कि हमारे पास कोई इससे ज़्यादा वाइबल ऑप्शन नहीं है, अच्छा विकल्प नहीं है इससे ज़्यादा कोई। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ वीडियोस आपको बना करके देंगे। इसके साथ साथ मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, जो वीक में चलती रहती है, वो चलती रहेगी लगातार जैसे चल रही है। इसके अलावा आप अपने प्रश्न अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। 10 से 5 के बीच आप कभी भी फ़ोन कीजिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। तो इन सब बातों के बीच आज हम कहेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा विषय है द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का, और मैं आपको उसका 4th पेपर पढ़ाता हूँ, 4था पेपर पढ़ाऊँगा, आपसे डिस्कस करूँगा, और उस 4थे पेपर का नाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिलेबस मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, आप सभी लोग सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस लिखवाना इसलिए बेहतर नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि सबके पास ऑलरेडी है, सब आप नोट कर सकते हैं। उसमें समय जाया न करते हुए डायरेक्ट मैं अपने विषय पर आता हूँ और आप लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसका उद्भव क्यों हुआ, क्या इसे विषय के रूप में अभी पढ़ा जाता है या कब से इसका विषय के रूप में पढ़ा जाना स्वीकार किया गया, दुनिया के लेवल पर और भारत के लेवल पर किस तरीके के विचार और विमर्श अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के उपजे, उनका विकास हुआ और उनकी प्रासंगिकता किस प्रकार से अभी बनी हुई है, और आजकल कोरोना टाइम में तो और भी बनी हुई है। इसको आप ग्लोबलाइजेशन से जोड़ करके जब देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा। लेकिन इन सबके पहले तो ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या और हमें इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि यह बेसिक फाउंडेशन कोर्स है आपका, और जब तक आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तब तक वो बाद में मतलब कोरोना कैसे आया है, कैसे दुनिया को अफेक्ट किया है, ग्लोबलाइजेशन इसे सॉल्व करने में हेल्प किया है, या ग्लोबलाइजेशन एक प्रॉब्लम खुद ही है कि इस तरीके की बीमारियों के उत्पन्न होने का, इन सारे विषयों पर एक विमर्श होगा तब जब आपके पास इतना नॉलेज होगा, इतना ज्ञान होगा कि इन सब विषयों को पहलू दर पहलू आप समझ सकें। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है,
इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है, इसका विषय क्षेत्र क्या हो सकता है, इसकी प्रकृति क्या है, कैसी है, जो जिसको आप नेचर कहते हैं, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मीनिंग, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा उसकी क्या हो सकती है, नेचर क्या हो सकता है मीन्स उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं ना बड़े शांत स्वभाव के हैं, स्वभाव ही प्रकृति है जिसके द्वारा वह व्यक्ति जाना जाता है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार है और वो दूसरे राज्य से किस प्रकार से संबंधित हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कही जाती है। और इसके अलावा फिर हम उसके विषय क्षेत्र और उसके महत्व को समझते हैं। तो क्योंकि जो है ये पहला क्लास है तो इसलिए सबसे पहले ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये माना जाए कि यह विषय हमको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, आप सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, थियरीज ऑफ स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, फर्स्ट ईयर में आपका थियरी का पेपर है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसको पढ़ चुके हैं। उसके आगे जब ये मैं कहता हूं कि जब हम मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में आए, जो 1648 के बाद से वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद से ये माना जाता है कि हम आज सॉवरेन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, सॉवरेन नेशन स्टेट में जी रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारी एक बड़ी जनसंख्या, बड़ा भूभाग, और इन जनसंख्या और भूभाग को मैनेज करने के लिए इनके आपस के संबंधों और संघर्षों को एक सही तरीके से हल करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो एक आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रहने की जो क्षमता हमने डेवलप की, इन सारे तत्वों से मिलकर जो आपका राज्य बना मॉडर्न नेशन स्टेट, जब मैं कह रहा हूं तो ये 17वीं सेंचुरी का मॉडर्न नेशन स्टेट की बात हो रही है यहाँ, जिसका डेवलपमेंट आगे चल करके और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसके पहले क्या होता था, कम्यून सिस्टम हुआ करता था, छोटे राज्य हुआ करते थे, लोगों की सुविधाएं, लोगों की ज़रूरतें कम थी, सुविधाएं उनको लोकल लेवल पे मिल जाती थी, सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती थी। लेकिन अब जब आप नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अपना लेते हो, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है और वो छोटा मोटा पॉपुलेशन नहीं है मॉडर्न टाइम, एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते हो अकेले। टेरिटरी है आपकी, मीन्स जमीन, भूभाग उसको कहें, जमीन ना कहें, भूभाग है, तो उसमें केवल लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन तो है ही। जैसे भारत का एग्जांपल दें तो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल की खाड़ी, ये जो पूरा आप देख रहे हैं टेरिटरी, लैंड देख रहे हैं। इसके अलावा समुंदर में जो आपके समुंदर में 200 मील का जो 200 मील नॉटिकल का जो एरिया पाया जाता है वो आपका माना जाता है। इसी तरीके से स्पेस में, अंतरिक्ष में आपके क्षेत्र हैं। तो इन सारे क्षेत्रों को मिलकर के देखिए आप कितना व्यापक क्षेत्र में रह रहे हैं, कोई भी स्टेट कितने व्यापक क्षेत्र में रह रहा है। तो जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो रही है, आपका भूभाग बहुत ज्यादा है और आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, स्वाभाविक सी बात है। कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा तो एक एनार्किक सिचुएशन बनेगी और उस एनार्किक सिचुएशन से निपटने के लिए ही हम सरकार बनाते हैं, क्योंकि हम सभी एक असेंबली में इकट्ठे होकर के सारा निर्णय ले नहीं सकते हैं। और बात आती है राजनीति की, तो राजनीति जो है वो व्यक्ति का, अगर व्यक्तिगत लेवल पर देखें तो इट इज अ म्यूचुअल डिस्कोर्स, यू कैन से इट इज अ म्यूचुअल डिस्कोर्स फॉर निगोशिएशन ऑफ पावर। पावर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये देखो कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज एक एक शब्द में एक एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से विषय समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं, इट इज अ म्यूचुअल डिस्कोर्स फॉर निगोशिएशन ऑफ पावर। तो ये होगा भाई पावर क्या है, तो फिर पावर इज एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस।
प्रभावित कर लेने की क्षमता है, वो चाहे मिलिट्री से कोई प्रभावित कर रहा हो, चाहे अपने आइडियाज से प्रभावित कर रहा हो, चाहे पैसे से प्रभावित कर रहा हो, ये सारे स्वरूप हैं प्रभावित करने के, तो वो पावरफुल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हुआ क्या कि जनसंख्या, भूभाग और सरकार, ये सरकार आई थी इन सारी जनसंख्या और भूभाग को मैनेज करना। देखा मतलब जनसंख्या जो व्यक्ति है या राष्ट्र है उनके राइट्स जो हैं और सरकारों के अधिकार, मतलब व्यक्ति का अधिकार और उसकी स्वतंत्रता, और आप कह सकते हैं सरकार की अथॉरिटी और उसका पावर, इन दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कर रहा है वह सरकार होती है। राज्य अमूर्त अवधारणा है, हम देख नहीं सकते। उसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सुगम बनाने के लिए हम राज्य नहीं, सरकार की अवधारणा का हमने संकलन किया। सरकार जब आती है वह एक ऐसा राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मूर्त रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम इंडिया में कहते हैं, इसी तरीके से दुनिया के अपने अपने संविधान है, कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी हैव क्रिएटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव क्रिएटेड दिस स्टेट। एक्चुअली अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल थियरी में आप जाएंगे तो ये माना जाएगा कि इंडिविजुअल इज एंड इन इटसेल्फ एंड अदर थिंग्स आर मीन्स। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों ने मिल करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों को चुना है, बनाया है। सरकारों का काम यह है कि हमारे पास रोटी नहीं है तो रोटी मुहैया कराए। कैसे मुहैया कराए? घर में रोटी नहीं पहुंचाएगी, रोजगार देगी, हमको नौकरियां देगी, छोटे मोटे उद्योग धंधे डेवलप करवाएगी, बड़े उद्योग धंधे जिसमें हम काम कर सके, हमारे जीवन यापन का खर्च चल सके। तो रोटी का मतलब रोजगार से हो जाता है। वो नौकरी भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, वो बड़ा बिजनेस हो सकता है, छोटा बिजनेस हो सकता है, जिससे व्यक्ति के पास आमदनी आए, रिसोर्स फुल हो आदमी। तो ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो व्यक्ति को रोटी मिल जाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, हेल्थ उसकी ठीक रहे, उसके आसपास की सराउंडिंग वातावरण, हवा ठीक रहे, पानी ठीक रहे, इन सारी व्यवस्थाओं का समुचित रूप से आप उपयोग कर सकें, इसीलिए तो हमने सरकार बनाई है। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें, सारे लोग इकट्ठा होकर के एक जगह जाके बातचीत कर नहीं सकते, तो इसलिए सरकार में हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद इतना बड़ा टेरिटरी, इन सब को हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल। सो हमने क्या अडॉप्ट किया? गवर्नेंस का जो मॉडल है वो डेमोक्रेसी तो अडॉप्ट कर लिए हमने, डेमोक्रेसी में भी हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? दैट मीन्स individually we are not capable enough to participate in decision making process directly। कहने का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट में 130 करोड़ की आबादी है, अगर 130 करोड़ लोग पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पार्लियामेंट नहीं बन सकती है, तो क्या हम हल निकालेंगे? वी हैव इलेक्टेड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है और चुन के वहां भेजा है। दैट मीन्स दे आर अकाउंटेबल टू अस, दैट मीन्स आवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू अस। वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों को अगर वो ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, हमारी समस्याओं को ठीक ढंग से नहीं सुनते, हमारी समस्याओं को लेकर के वो संवेदनशील नहीं होते हैं, तो हर 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में जिस तरीके का देश जैसी व्यवस्था अपनाई है वो अपने प्रतिनिधियों को बदल देती है कि भैया आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, नाउ यू हैव टू कम अगेन इन योर फील्ड एरिया। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो अभी तो मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको एक एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, स्टेट फंक्शन कैसे करता है, तब ना आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो स्टेट ऐसे फंक्शन कर रहा है। अब इसमें एक शब्द आ जाता है सॉवरेंटी।
मतलब मैंने बताया जनसंख्या, भूभाग, इसके अलावा सरकार। चौथा तत्व जो है, एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट इज सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मीन्स संप्रभुता, प्रभुसत्ता कहा जाता है। दैट मीन्स आई एम कैपेबल इनफ टू टेक ऑल माई डिसीजंस internally as well as externally. If you see my individual capability, individual character, then it applies to my individual life. मैं अपनी लाइफ में अपने आंतरिक मामलों और अपने बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। कैसे? जैसे मैं ये शर्ट पहना हूँ, ये पहन सकता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है शर्ट पहनने की, मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। मेरी इच्छा कुर्ता पहनने की नहीं है तो मैं जो है शॉल ओढ़ सकता हूँ। इस तरीके से आप कैसे, लेकिन आप नंगे भी नहीं रह सकते। ये मत कह देना कोई सर कह रहे थे। क्यों? क्योंकि एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है आपका, हर चीज़ संविधान में लिखी नहीं होती है। तो उस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में परंपरागत मूल्य और नियम हैं। ऐसे परंपरागत स्वस्थ मूल्यों को और नियमों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप रिटन में नहीं रख सकते हैं। वो भी हमारे संविधान का एक आधार है। संविधान केवल एक किताब नहीं है, हमारे जीवन से वो जुड़ी हुई वो सारे नियम कानून संविधान के अंतर्गत आते हैं, जो स्वस्थ हों, ऐसे मूल्य जो स्वस्थ हों, जो दूसरे की लाइफ में हस्तक्षेप न करते हों अननेसेसरीली, और जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हों। तो संविधान जब हम कहें तो किताब केवल नहीं है एक संविधान जो 1950 में लागू हो गया। संविधान एक बड़ा दायरा है, और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान जब हम कहें तो संविधान का आधार भी हमको देखना है। ऐसा नहीं है कि 1947 में और 50 के बीच में हमारा संविधान बन गया तो भारत जो देश था 1950 या 47 में खो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। आपके पास हजारों साल की परंपरागत रूप से संजोई हुई आपके पूर्वजों के द्वारा वो सारे सोर्स ऑफ नॉलेज हैं जो हमको गाइडेंस प्रदान करते हैं, गाइड करते हैं। उनके आलोक में संविधान बना है। तो वो उसमें बहुत सारी बिखरी चीजें हैं, कुछ हेल्दी हैं, कुछ अनहेल्दी हो गई, उनको रिमूव भी किया गया बहुत सारी, जैसे अनटचेबिलिटी थी, अनहेल्दी प्रैक्टिस थी हमारी सोसाइटी में, डाउरी थी, अनहेल्दी प्रैक्टिस, हमने रिमूव किया उनको। तो हमने जो बेस्ट था हमारे लिए वो छाट के किताब बना ली, तो इसलिए वो माना। चलो टॉपिक से भटके ना, इसलिए फिर हम फोकस करते हैं। तो जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया वो है कि एनी स्टेट, अभी तो मैं इंडिविजुअल लेवल के बताया कि मैं क्या पहनूं और मैं क्या खाऊं, ये दोनों मेरा निजी मामला होना चाहिए, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रहे कि लिबर्टी अनलिमिटेड नहीं है। जिस समाज में आप रहते हैं उसके बिना कहे कुछ मूल्य होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं और मूल्यों को तर्क के आधार पर गढ़ करके आप अपने जीवन में उसको आचरण करिए। तो जहाँ रहिए उसके हिसाब से खान पान और उसके हिसाब से आपकी वेशभूषा होनी चाहिए। ये नागरिक होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है कि हम किसी दूसरे के हितों का हनन ना करें। और हित ऐसे नहीं होते कि हम किसी का कुछ चुरा लें तब उसका हनन हुआ। हम अगर साइकोलॉजिकली, मेंटली किसी को अगर हम टॉर्चर कर रहे हैं अपने आचरण से, एक्टिविटीज से, जो उपयुक्त नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, वह भी वायलेंस में आता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। स्टेट के लेवल पर जब सॉवरेंटी की बात करेंगे तो कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, तो वह एक सॉवरेन स्टेट होगा। तो इस प्रकार से एक सॉवरेन जो स्टेट है वह एक दूसरे सॉवरेन स्टेट से मॉडर्न टाइम में संबंध रखता है। क्यों रखता है ऐसा संबंध? क्योंकि आपने देखा है 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये सारा सब कुछ जो पॉलिटिक्स था ज़्यादातर यूरोसेंट्रिक पॉलिटिक्स था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि सारे पावरफुल कंट्री वहीं थे और दुनिया को उन्होंने अपना कॉलोनी समझ रखा था। कॉलोनी मतलब उपनिवेश, जाएंगे हम वहाँ अपने मिलिट्री रख देंगे,
बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे, उनके साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर लेंगे, कच्चा माल उनका रहेगा, रॉ मटेरियल लाएंगे, हम अपने यहाँ बनाएंगे, फिर उन्हीं को बेचेंगे, उनसे पैसा कमाएंगे। मतलब हमारा सामान, हमारी मेहनत, हम ही बनाएं, आप ले जाओ, फिर लाके हम ही कह दो ले लो। यही शर्ट मान लीजिए हमारे यहाँ बनता 100 रुपये में बनता हो, अमेरिका वाले सारा मटेरियल लेके गए, यहाँ से आदमी ले गए, बना लिए, या यूरोप वाले, और इसी को हमको 2000 में बेच रहे हैं। तो इस चीज को 19-20वीं शताब्दी में आप देखिए कि बड़े धड़ल्ले से पूरे यूरोप ने, लगभग सब देशों ने, दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के कॉलोनीज बसाई और उनके हितों का हनन किया, उनके इंटरेस्ट का हनन किया, उनके जो अधिकार थे उनका हनन किया, उनके रिसोर्स को छीन लिया, दबाव में चाहे वॉलंटरली, जिसको कहते हो कि आपसे समझौता करके साइन कराए। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसकी शुरुआत 20वीं सदी की मानी जाती है कि जब यूरोप में इस तरीके का माहौल बनना शुरू हुआ, तो ये हुआ कि एक राज्य है दूसरे राज्य से किस तरीके से संबंध रखेगा, क्या उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करेगा, नहीं करेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले भयानक स्थिति नहीं थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थितियां भयानक होती चली गई। एक देश के बीच में दूसरा देश आक्रमण कर दे रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार देखिए, कितना मतलब विभत्स आपको रूप दिखाई देगा दुनिया का, कि लाखों की संख्या में लोग मरे हैं युद्ध के द्वारा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इन सारी चीजों से बचा जाए तो लोगों ने समझौता करके बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए, बनाई, जो दुनिया में जो भी संघर्ष के इशू आ रहे हैं, मुद्दे आ रहे हैं, उनका समाधान कर सके। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो शुरुआत होती है वो 20वीं सदी से मानी जाती है। राजनीति ये है कि मैंने शुरू में बताया डेफिनेशन, जो मेरी दी गई डेफिनेशन है, इट इज म्यूचुअल निगोशिएशन फॉर पावर। ठीक, म्यूचुअल निगोशिएशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब ये आप कहते हो तो देखो, दुनिया में रिसोर्सेज सबके पास, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है और कोई ताकतवर देश है तो वो उस पर कब्जा कर लेता है, अपना रिसोर्स उसको कहने लगता है। तो ये जब शुरू हुआ तब लोगों में ये समझौता करना शुरू किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के भी अब नियम और कानून बनने चाहिए। तो मतलब एक देश का दूसरे देश से संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाए, इसको समझने की जो दशा आरंभ हुई, जिस विषय को इसको समझने के लिए